इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट्स की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई है और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरूभाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरूभाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार उनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया गया। शुरुआत में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर उनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरूभाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गईं। लेकिन धीरूभाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। उस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरूभाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसीज से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था कि धीरूभाई अंबानी को टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदने पड़ते थे, इसीलिए उन्होंने अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरूभाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरूभाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरूभाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी उसकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो अब उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और उसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी मां से ये सब ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें।